हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन और मैंने जो है क्लास 11th चैप्टर सेकंड बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर सेकंड है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं उस चैप्टर को आज करवाने वाली हूँ। तो आपसे उम्मीद है आप लास्ट तक बने रहेंगे। ये चैप्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा और सब कुछ इसमें शॉर्ट में आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इसके लिए जो है कंडीशन होती है कि सबसे पहले इसमें एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट मींस इसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग जो है मिलके काम करने चाहिए। और दूसरा, इनका प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि ये कोई एनजीओ है या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी में नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले प्राइवेट एंटरप्राइजेस, फिर पब्लिक और फिर जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। हम इन तीनों को तीन बेसिस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस में जो ओनरशिप होगी, जो मैनेजमेंट होगा और जो कंट्रोल होगा वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में होगा। पब्लिक एंटरप्राइजेस में ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा। और जो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस होगी उसमें ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही के ही पास में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सब कैटेगराइज किया गया है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और कॉर्पोरेट फॉर्म में। तो जो कॉर्पोरेट फॉर्म होती है उसके अंदर दो चीजें आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। और इन दोनों के ही अंदर जो है इंडिविजुअल को अलग माना जाता है, यानी कि जो ओनर है उसको अलग माना जाता है और जो एंटिटी है मतलब जो बिजनेस है उसको अलग माना जाता है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इन केस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, आइडेंटिटी ऑफ एंटरप्राइज इज separate from that of the owner, and in case of non-corporate form, identity of enterprise is not different from that of its owner। ठीक है, इस बेस पे इनको यहाँ पे कॉर्पोरेट फॉर्म और नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में डिवाइड करा गया है। तो कॉर्पोरेट फॉर्म मीन्स कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी। और नॉन कॉर्पोरेट में आ जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप से। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल मीन्स इंडिविजुअल, मीन्स सिंगल, एक पर्सन, यानी कि ठीक है कोई एक ही पर्सन जिसमें ओनरशिप भी रखता है, फाइनेंस भी करता है और कंट्रोल भी करता है, हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर एक ही पर्सन है जिसका सारा मनी इन्वेस्टेड है तो सारा जो प्रॉफिट होगा उसका रेसिपिएंट भी वो सिंगल पर्सन ही होगा। ठीक है, और जो रिस्क होगा वो भी सारा कुछ वही बियर करेगा। और हम इस तरह के सोल प्रोप्राइटरशिप से सबसे ज्यादा कॉमनली जो है वेल नोन होते हैं। कैसे? क्योंकि हम कोई रिटेल शॉप पे जाते हैं, ठीक है, हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं, सलोन्स जाते हैं, तो वहाँ पे कोई सिंगल पर्सन ही इसको मैनेज कर रहा होता है। कोई एक ही बंदा होता है जिसका सारा पूंजी लगा हुआ है, वही उस पे काम कर रहा है, तो वही उसका मैनेजमेंट देख रहा है। ठीक है, तो अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर है सिंगल ओनरशिप। इसमें कोई ओनर होगा वो सिंगल पर्सन होगा। ठीक है, बाय वन इंडिविजुअल लिखा हुआ है ना, सिंगल, सोल मतलब वन ओनर होगा इसका। कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटर जो होगा उसका पूरा कंट्रोल होगा डिसीजन मेकिंग पावर में। ठीक है, ये हो सकता है कि हाँ अगर पार्लर है तो उसके अंदर उसकी बेटी भी काम कर रही है, घर के और दो औरतें भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी माना इसको सोल प्रोप्राइटरशिप में ही माना जाएगा। जो बिजनेस का टाइप होगा ना इसको सोल प्रोप्राइटरशिप में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे जो बंदा है उसके जो पर्सनल एसेट्स होंगे ना जितने भी, वो सारे काउंट कर लिए जाएंगे अगर अगर उसकी वो लाइबिलिटीज देने के लिए पूरा नहीं बैठता तो। समझ रहे हो? तो इसमें ये होता है कि यानी कि बंदा अलग नहीं है माना जाएगा अपनी एंटरप्राइज से, दोनों सेम है। ठीक है, लीगली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन। तो यही इसकी डेफिनेशन है। फिर उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्लोज आ जाता है। जैसे कि अगर सपोज करो जैसे मेरा कोई ब्यूटी पार्लर है या मेरा कोई सैलून है तो उसके अंदर मैं अपना सारा मनी जो है इन्वेस्ट कर दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में भी अगर मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे बिजनेस में और मनी की नीड है तो मैं उसमें और इन्वेस्ट करती चली जाऊंगी। ठीक है, तो ये होता है। धीरे धीरे ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इनको भी लीगल करना जो है मैंडेटरी करा जाएगा इन फ्यूचर।
ठीक है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, इनको इनकी फॉर्मेशन के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सोल रिस्क बेयर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, ये मैंने आपको बताया था कि क्योंकि एक सिंगल पर्सन की सारी पूंजी लगी हुई होती है तो वही सारा रिस्क बेयर करता है और सारा प्रॉफिट भी अकेले ही उसी का ही होता है, अकेले मतलब जो भी उससे कनेक्टेड होंगे। मेरिट्स, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। क्विक डिसीजन मेकिंग इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही पर्सन है, वही ओनर है, वही कंट्रोल कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है, समझ लो ये चीज है, इसीलिए उसको कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा किसी से भी। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अब इसमें सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का मतलब है कि जैसे मैंने अपना सारा पूंजी लगा दी किसी बिजनेस में, ठीक है। सपोज करो मेरा कोई ब्यूटी पार्लर है, तो उसको चलाने के लिए मैं अपना सारा मैनेजमेंट भी खुद ही करूंगी, अपने पर्सनल एफर्ट्स लगाऊंगी, और जब मेरे पर्सनल एफर्ट्स लगेंगे तो उसमें मुझे अगर कुछ प्रॉफिट रिसीव होगा तो मेरे को एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जिसको हम बोलते हैं, मेरे को खुद को एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, आई एम अर्निंग ऑन माई ओन, समझ लो ये चीज। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, ये लीगली ऐसा कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं है कि इनको रजिस्टर करवाना पड़े, ठीक है, तो इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, ये भी चीज बता दी थी मैंने कि इसके अंदर एक ही पर्सन की सारी मेहनत लगी हुई होती है, सारा पैसा लगा हुआ होता है, तो रिस्क जो होता है सारा वही बियर करता है और जो प्रॉफिट होता है वो भी सारा उसी पर्सन का माना जाता है। फिर लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब कोई एक इंडिविजुअल इसमें पैसा लगा रहा है, ठीक है, कोई कंपनी शेयर्स तो इसमें इशू कर नहीं रही है, तो यानी कि जो अब इंडिविजुअल के पास में जो एसेट्स होंगे, जो भी उसके पास मनी होगा, कैपिटल होगा, वो सब तो लिमिटेड ही होगा ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कोई पैसा आसमान से बरस रहा है, जितना उसके पास होगा वो सारा लगा देगा, उसके बाद में फिर वो क्या कोशिश करेगा कि वो अपने बिजनेस से ही अर्न करे, फिर उसके बाद में ही उसी पैसे को वो उसमें इन्वेस्ट करे, तो इसमें लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की नीड होती है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अब कोई एक पर्सन इसमें चलाएगा या फिर सपोज करो एक पर्सन के फैमिली मेंबर्स भी इसमें अगर इन्वॉल्व हो गए, तो फिर भी देखा जाए तो उसके अंदर मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है ना वो लिमिटेड होगी, क्योंकि उसमें वही दो चार लोग ही कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल्स को वो हायर नहीं कर सकते। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसे, जैसे कि कोई अब इंडिविजुअल के बाद में जो भी होगा अपना वो सब कुछ बिजनेस में लगा देगा और फिर उसके बाद में वो कोशिश करेगा कि हाँ मतलब जो वो बिजनेस से अर्न करे उसके बाद में वो उसी पैसे को उसमें री इन्वेस्ट करे, तो इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनसर्टेन लाइफ, अब क्योंकि एक इंडिविजुअल सपोज करो कोई रिटेल शॉप है, वो बंदा एक उसमें पेरेंट चला रहा था, बाद में पेरेंट की डेथ हो जाती है, तो इसमें होगा क्या, अगर वो रेंट की दुकान होगी तो क्या होगा कि वो दुकान बंद करनी पड़ जाएगी, लेकिन अगर खुद की ही है तो हो सकता है कि हम उसे चला भी ले, ना भी चला पाए, तो इसमें अनसर्टेनिटी रहती है इस बिजनेस में। ये डेथ, इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेसी, इलनेस से जो है अफेक्ट होता है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, अब इसमें जो है लिमिटेड स्कोप होता है एक्सपेंशन का, क्योंकि जो मैनेजर स्किल्स है वो भी लिमिटेड है और कैपिटल है वो भी लिमिटेड है, ठीक है। सुटेबिलिटी, sole tradership is suitable where the personal attention to customers required as in tailoring, beauty parlor, उन बिजनेसेस के लिए सुटेबल है जहाँ पे पर्सनल अटेंशन कस्टमर को देना पड़ता है, ठीक है। वेयर गुड्स आर अनस्टैंडर्डाइज लाइक आर्टिस्टिक ज्वेलरी, जहाँ पे गुड्स जो है वो अनस्टैंडर्डाइज्ड हो। वेयर मोडेस्ट कैपिटल, लिमिटेड मैनेजर स्किल्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे जैसे कि किसी रिटेल शॉप के अंदर आपको कोई हाईली प्रोफेशनलाइज्ड पीपल की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, वहाँ पे आपका नॉर्मल जो लोग होंगे जो किसी स्टोर को जो है मैनेज कर सके, उनकी हेल्प से भी जो है काम चल जाएगा। तो इसमें यही लिखा गया, लिमिटेड मैनेजर स्किल्स हो और मोडेस्ट कैपिटल हो तो उससे भी काम चल जाता है, ठीक है। बिजनेस वेयर रिस्क इज नॉट एक्सटेंसिव, जहाँ पे कम रिस्क हो, ठीक है, जैसे कि लेसर फ्लक्चुएशन इन प्राइस एंड डिमांड, स्टेशनरी शॉप्स, ठीक है। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का देख लेते हैं। It is owned by the members of undivided joint Hindu family and managed by the eldest member of the family known as Karta. It is governed by provisions of Hindu law. The basis of membership is birth in a particular family. Joint Hindu family business में क्या होता है कि एक जॉइंट फैमिली है, उनका कोई बिजनेस चलता आ रहा है तो उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है इस एक्ट के अंदर जो है कवर होना चाहिए,
हिंदू लॉ जो है, प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है, तो उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में माना जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो हेड होता है उसको कर्ता बोलते हैं, और वो सबसे ज़्यादा जो है मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, और इसकी जो मेंबरशिप होती है वो बर्थ के बेसिस पे मिलती है, यानी कि एक ही फैमिली के जो डिसेंडेंट्स होंगे वो नेचुरली जो है इसके पार्ट बनते चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर किसी दादा की डेथ हो गई तो उनका बेटा बन जाएगा, फिर उसके बाद में अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो उनका बेटा बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन For a joint Hindu family business, there should be at least two members in the family, some ancestral property to be inherited by them. तो क्योंकि इसके अंदर सारी कैपिटल पूरी एक फैमिली की लग रही है, तो यानी कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसी को ही कैपिटल मान लेते हैं, यहाँ पे वही कैपिटल की तरह काम करती है, ठीक है। मेंबरशिप बाय बर्थ, अब दो सिस्टम होते हैं, एक होता है मिताक्षरा सिस्टम, एक होता है दया भाग सिस्टम। तो दया भाग सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो जितने भी मेंबर्स होंगे ना एक फैमिली में, मेल फीमेल सबको इक्वल राइट्स होगा, उसके को पार्टनर्स लिखा है हुआ है इधर। को पार्टनर्स का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी होगी ना वो इक्वली डिवाइड होगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि ये हिंदू फैमिली के अंदर ये मेल और फीमेल का कर रखा है बस, ठीक है, ये चीज याद रखना। और लिखा है कि ये वेस्ट बंगाल में चलता है और बोथ मेल फीमेल को जो है को पार्टनर्स माना जाता है, और ये मिताक्षरा सिस्टम जो है ऑल ओवर इंडिया चलता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, अलाउज ओनली मेल मेंबर्स टू बी को पार्टनर्स। मिताक्षरा सिस्टम वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स में चलता है इंडिया के। लाइबिलिटी जो होती है कर्ता की वो अनलिमिटेड होती है, जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड होती है। कॉन्टिन्यूटी, अब इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी का क्लोज ऐसा होता है कि अगर सपोज करो जैसे दादा था तो उनका जो बेटा होगा फिर वो बन जाएगा, फिर उसके बाद में पोता बन जाएगा, ये रहता है इसमें। अगर किसी की डेथ हो जाती है कर्ता की तो उनका जो नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर होगा वो कर्ता बन जाता है। अब जो माइनर मेंबर्स होते हैं, A minor can also become full-fledged member of a family business. माइनर जो है फुल फ्लेज्ड मेंबर बन सकता है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर फुल फ्लेज्ड मेंबर नहीं बन सकता वो, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, कर्ता कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजंस एंड एज ही हैज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि करता है वो हेड होता है, ठीक है, रियल हेड जो है वो करता ही होता है, तो उसके पास में एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर होती है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, इसमें जो बिजनेस एग्जिस्टेंस होती है वो कंटिन्यू रहती है, परपेचुअल रहती है। क्यों? क्योंकि जो करता होगा उसके बाद में नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर इमीडिएटली जो है उसकी डेथ या ल्यूनेसी या फिर किसी भी रीजन, इलनेस किसी भी रीजन की वजह से इमीडिएटली जो है बन जाएगा हेड। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड, इट गिव्स देम अ रिलीफ। सीक्रेसी, अब क्योंकि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक पर्सन के पास होती है इसलिए सीक्रेसी मेंटेन रहती है यहाँ पर। लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, अब क्योंकि वो पूरी फैमिली एक पर्पस से एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव से काम करते हैं तो उसमें लॉयल्टी के साथ में वो काम करते हैं, ठीक है। जब पैसा घर में ही आ रहा होगा तो कोई क्यों चोरी करेगा। फिर उसके बाद में लिमिटेशंस, अब इसमें लिमिटेड कैपिटल होती है, यानी कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी तुम्हारे पास में तुमने वही बिजनेस में लगा दी तो तुम्हारे पास में कैपिटल तो लिमिटेड ही मानी जाएगी ना। इसमें कोई कंपनी शेयर्स तो इशू नहीं कर रही ना कि हाँ अनलिमिटेड उनके पास में पैसा आता चला जाएगा, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और लिमिटेड कैपिटल में इंक्लूड करा जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, इट मेक्स हिम लेस एंटरप्राइजिंग, अब जब उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो वो कम जो है वो मेहनती हो जाएगा, कम लेस एंटरप्राइजिंग हो जाएगा। अब इसमें डोमिनेंस रहती है कर्ता की क्योंकि वो सारा मैनेज करता है खुद ही, डिसीजन मेकिंग पावर उसकी ज्यादा रहती है, ठीक है। फिर हेस्टी डिसीजंस, अब क्योंकि कर्ता के ऊपर बर्डन ज्यादा रहता है तो इसीलिए वो जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस ले सकता है। अब क्योंकि लिमिटेड मैनेजर स्किल्स ऑफ करता, अब क्योंकि जिसमें करता है एक हेड है उसी का सारा दबदबा चलता है तो उसके बाद में मैनेजर स्किल्स भी लिमिटेड ही मानी जाएगी। उसमें कोई हाईली क्वालिफाइड जो है एक टीम नहीं बिठाई हुई प्रोफेशनल्स की जो हार्ड डिसीजन मेकिंग पावर लेंगे, ठीक है, डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट कम टू पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पर्सन चाहिए होते हैं, ठीक है। अब फीचर्स देख लेते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन
इज 10 इन बैंकिंग बिजनेस एंड 20 नॉन बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम जो नंबर होंगे वो 10 होंगे और नॉन बैंकिंग में 20 होंगे। अग्रीमेंट, अब ये जो है एग्रीमेंट, अब जो पार्टनरशिप होगी ना वो किसी एक पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंड होगी। अब पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है कि हाँ दो पार्टनर ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हाँ हम इस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे या फिर इस रेशो में हम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, या फिर वो रिटर्न भी हो सकती है। तो अब लॉफुल बिजनेस, अब देखो कोई, अब आपसे पूछा जाए कि क्या कोई दो लोग मिलके कोई भी काम कर सकते हैं, तो नहीं, कोई भी काम नहीं कर सकते। द वर्क शुड बी, बिजनेस शुड बी लीगल। ये नहीं कि आप ड्रग्स बेच रहे हो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। हर पार्टनर के पास में राइट है कि वो मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में जो है पार्ट ले सके। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स की जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनरशिप दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल पार्टनरशिप जिसको जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं, और एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ पे जो बात हो रही है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये जनरल और सिंपल एक ही बात है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर म्यूचुअल एजेंसी, हर पार्टनर जो है ना वो क्या बोलते हैं, एक एजेंट भी होता है। एजेंट कैसे, क्योंकि वो दूसरे बहुत से काम करता है जो एज अ पार्टनर वो नहीं करता, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई प्रमोट करना है कंपनी को, प्रमोट मीन्स मतलब जैसे कोई रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो सारे काम भी वो, जब एक पार्टनर जो है वो सारे काम करेगा तो एज एन एजेंट करेगा, और जब फिर बाद में जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, कंपनी बन जाएगी, तो उसके बाद में वो पार्टनर कहे जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हर पार्टनर जो है वो क्या होता है, एजेंट भी होता है। एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप के अंदर अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर ल्यूनेसी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो इसमें कंटिन्यूटी जो है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। मेरिट्स, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर कैन इजीली बी फॉर्म्ड, ओनली एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। मैंने बताया पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, ठीक है। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसके अंदर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो थोड़े लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का जो है पैसा लगा हुआ होता है, ठीक है। जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे उतना ज्यादा कैपिटल लगा हुआ होगा। अब बैलेंस्ड डिसीजंस, अब क्योंकि कोई यहाँ पर एक पर्सन डिसीजन नहीं ले रहा तो हेस्टी डिसीजंस नहीं होते, डिसीजंस में जो है बैलेंस होता है, क्योंकि उसके ऊपर कई सारे लोगों ने पहले बैठकर जो है डिबेट करी हुई होती है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद शेयरिंग ऑफ रिस्क, अब इसमें क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा ही लोग आते हैं, तो यानी कि रिस्क जो है सारे पार्टनर्स में बढ़ जाता है। अब इसमें सीक्रेसी जो है मेंटेन करी जा सकती है बिजनेस अफेयर्स के बारे में, एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स और टू फाइल एनी रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। अब इनको जो है अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे कि पब्लिक कंपनीज को होती है। अब लेट्स सी इस लिमिटेशंस, लिमिटेड रिसोर्सेज, अब इनके जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, हेंस कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इज आल्सो लिमिटेड। अब क्योंकि बैंकिंग बिजनेस में 10 मेंबर्स हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग में 20, तो इसीलिए जो कैपिटल जो इन्वेस्ट करी जाएगी 10 और 20 मेंबर्स के द्वारा जो है, या फिर उनसे कम जो मेंबर्स होंगे, तो वो एक सर्टेन दायरे से बाहर नहीं जाएगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा लिमिटेड रिसोर्सेज। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हर पार्टनर की जो है इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, इंडिविजुअली भी लाइबिलिटी होगी और कलेक्टिवली भी लाइबिलिटी होगी, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, दे आर लायबल इंडिविजुअल एज वेल एज जॉइंटली। इट मे प्रूव टू बी अ बिग ड्रॉबैक फॉर दस पार्टनर्स हु हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ, दे विल हैव टू रीपे द एंटायर डेट इन केस द अदर पार्टनर्स आर अनेबल टू डू सो। अगर कुछ पार्टनर्स जो है इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, वो पे नहीं कर पा रहे अपना डेट, तो अगर किसी पार्टनर के पास में ज्यादा वेल्थ है तो उस पार्टनर्स को, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो एक सिंपल पार्टनरशिप के अंदर तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के थ्रू जो है जिस पार्टनर के पास में ज्यादा वेल्थ होगी, हो सकता है उसके डेट्स से उसको डेट पे करना पड़ जाए, ठीक है। अब लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अब
जैसे किसी की डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी, या फिर कोई पार्टनर ल्यूनेटिक हो गया, पागल हो गया, तो भी जो है इसकी पार्टनरशिप को एंड करा जा सकता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अब क्योंकि यहाँ पे पब्लिक रिपोर्ट्स पब्लिश करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पब्लिक करना जो है, पब्लिकली पब्लिश करना जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इनके एनुअल रिकॉर्ड्स होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होती है, उनको पब्लिश करना कोई मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए पब्लिक को इनके ऊपर कम भरोसा होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, जनरल एक्टिव पार्टनर। जनरल एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं? जो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्ट लेते हैं। फिर आते हैं स्लीपिंग पार्टनर, अब जो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्ट नहीं लेते। ठीक है, और लेकिन वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस में भी पार्ट लेते हैं, और उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे पढ़ेंगे ना, उन सबकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 3 पार्टनर्स होंगे ना, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, एक सीक्रेट पार्टनर, इन सब ये सारे कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेते हैं। सीक्रेट पार्टनर थोड़ा सा सीक्रेटली पार्ट लेता है, इसीलिए इसको सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, और एक और जो पार्टनर होता है, तो स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव, और ये तीनों ही जो है प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करते हैं। ठीक है, और जो बाकी के 3 पार्टनर्स होते हैं ना, वो तीनों ही चीजों में पार्ट नहीं लेते। तो अब हम देखते हैं सीक्रेट पार्टनर। अब जो पार्टनर जो है ये कैपिटल में भी इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी पार्ट लेगा, और जो है मैनेजमेंट को ये सीक्रेटली जो है उसमें पार्ट लेगा। ठीक है, मैनेजमेंट में सीक्रेटली पार्ट लेगा, इसीलिए इसको सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर। अब ये पार्टनर वो होता है जो अपनी नाम और अपना गुडविल यूज करने देता है फर्म को। ठीक है, अब वो ना तो पैसा लगाता फर्म में और ना ही वो प्रॉफिट लेता, और उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे आप जितने भी 5-6 पढ़ोगे ना, उन सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है। अब पार्टनर बाय एस्टोपल। अब पार्टनर बाय एस्टोपल को एक एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल की मदद से समझाया गया है बुक में। जैसे कि सपोज 2 फ्रेंड्स है, एक का नाम है रीटा, एक का नाम है सीता। ठीक है, तो अब रीटा जो है ना वो किसी फर्म के अंदर एक पार्टनर है, और सीता सिर्फ जस्ट उसकी एक फ्रेंड है। अब दोनों के दोनों ना एक मीटिंग में चले जाते हैं। अब सीता की कोई अथॉरिटी नहीं थी, बट स्टिल जो है रीटा उसको अपने साथ में ले गई। तो अब ऐसे केस में वो ना, जब सामने वाली फर्म के साथ में उसने डीलिंग्स करी ना, इन दोनों ही दोस्तों ने, रीता और सीता ने, तो इन्होंने ऐसा खुद को सीता ने ये शो नहीं होने दिया कि वो जस्ट एक फ्रेंड है। उसने खुद को ऐसा प्रेजेंट किया जैसे कि वो एक पार्टनर ही है। अब जो सामने वाली फर्म थी, उन्होंने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो अब यहाँ पर जो सीता है ना, वो ऑटोमेटिकली एक पार्टनर बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब उसने वो साइन किया था ना, सामने वाली फर्म ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो सीता को एज अ पार्टनर मान के साइन किया था। तो वहां पे सीता को अब सीता जो है पार्टनर बन जाएगी। तो इस पार्टनर को बोला जाएगा इस पार्टनर बाय एस्टोपल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है वो अपने कंडक्ट की वजह से ऐसा इंप्रेशन देती है बाकी लोगों को, इसीलिए वो पार्टनर कही जाती है, और इसीलिए अब जो उसकी लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड में काउंट होगी। ठीक है, अब आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ही इज द वन हु इज फोर्सली डिक्लेयर्ड पार्टनर ऑफ द फर्म। अब किसी पार्टनर को अगर गलती से जो है फर्म ने पार्टनर डिक्लेयर कर दिया, और अगर वो डिनायल नहीं कर रहा, डिनायल मतलब मना नहीं कर रहा, उसको रिटर्न में नहीं लिख के दे रहा कि हाँ मैं पार्टनर नहीं हूँ, तो उसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड में आ जाएगी। तो ऐसे पार्टनर को बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब और ये जो तीनों ही हमने पार्टनर पढ़े, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय एस्टोपल, ये तीनों ही पार्टनर्स जो है ना कैपिटल इन्वेस्ट करते, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते, और ना ही मैनेजमेंट में पार्ट लेते। ठीक है, ये बस किसी ना किसी तरीके से इसलिए पार्टनर बन गए क्योंकि एक में पार्टनर बाय एस्टोपल में सामने वाली जो फर्म है उसको लगा, क्योंकि उस लड़की ने ऐसा कंडक्ट किया कि हाँ ऐसा बिहेव किया कि हाँ वो भी एक पार्टनर है, तो इसीलिए वो पार्टनर मानी गई। और जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो अपना नाम और अपनी गुडविल यूज करने दे देता है। ठीक है, और जो तीसरा पार्टनर होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, उसके अंदर ये था कि हाँ वो फॉल्सली डिक्लेयर कर दिया गया था पार्टनर। ठीक है, और जो एक चीज और, ये जो था ना नॉमिनल पार्टनर, ये चाहे ना तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर ले भी सकता है। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं माइनर एज अ पार्टनर। अब माइनर कौन होता है? जो 18 साल से कम होता है उसको हम माइनर बोलते हैं। क्या माइनर हमारा पार्टनर बन सकता है? तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। अब लेकिन सपोज जो बाकी पार्टनर्स थे उन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें इसको पार्टनर बनाना है, तो क्या अब वो पार्टनर बन सकता है? हाँ, अब वो पार्टनर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 years। सिंस अ माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ एनलार्जिंग इनटू अ वैलिड एग्रीमेंट, ही कैन नॉट बिकम पार्टनर ऑफ द फर्म। हाउएवर, माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ existing partnership firm with the mutual consent of all other partners। ही कैन नॉट बी आस्क्ड टू बियर द लॉसेस। अब वो जो है प्रॉफिट्स तो बांट सकता है लेकिन वो लॉसेस को नहीं बांट सकता, क्योंकि वो लीगली जो है ना वो माइनर ही नहीं है। ठीक है, His liability will be limited to the extent of the capital contributed by him। जितना उसने कैपिटल लगाया होगा उतनी ही उसकी लाइबिलिटी होगी। ठीक है, मतलब उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। अब वो एक्टिवली पार्ट नहीं ले सकता मैनेजमेंट में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप को जब हम डिवाइड करेंगे तो हम दो बेसिस पे डिवाइड करेंगे, पहला होगा ड्यूरेशन और दूसरा होगा हमारा लाइबिलिटी के बेस पे। तो ड्यूरेशन के बेस पे हमारा होता है पार्टनरशिप एट विल, जिसको कि जब तक पार्टनर्स चाहेंगे तब तक मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल पर है, जब तक वो चाह रहे हैं तब तक वो पार्टनरशिप रहेगी। और दूसरा है पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी कि जब तक उनके पास एक पर्पस था तब तक वो पार्टनरशिप में रहेंगे, और अगर वो पर्पस खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में आता है लाइबिलिटी के बेस पे जो है हम इनको डिफाइन करते हैं पार्टनरशिप को। तो एक होती है जनरल, एक होती है लिमिटेड। तो जो मैंने ऊपर बताया था कि जनरल और सिंपल पार्टनरशिप एक ही होती है, उसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, सिर्फ एक मेंबर को छोड़कर जो है बाकी सारे मेंबर्स की लिमिटेड होगी और एक मेंबर की अनलिमिटेड होगी। और एक होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। सॉरी, मैंने ये गलत बता दिया आपको ना। लाइबिलिटी जनरल पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है जनरल पार्टनरशिप के अंदर। तो सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी और जॉइंट होगी, यानी कि सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, कलेक्टिवली लाइबल होंगे। ठीक है, फिर लिमिटेड पार्टनरशिप एलपीपी जिसको हम बोलते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेड, अब नाम से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ठीक है, लेकिन एक मेंबर की यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। और अब एक चीज इसमें, ये जो जनरल पार्टनरशिप होती है वहां पे ऑप्शनल होता है फर्म को रजिस्टर कराना, लेकिन जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसके अंदर मैंडेटरी होता है खुद फर्म को रजिस्टर कराना। अब पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पर जो है रिटन एग्रीमेंट होगा ऑन अ स्टैम्प्ड पेपर विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। अब सपोज करो दो पार्टनर थे, दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया, ओरली डिसाइड कर लिया, सिर्फ बोलने में, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं साइन किया उन्होंने डिसाइड कर लिया ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा हमारा और ये इस तरीके का बिजनेस में हम डील करेंगे। ठीक है, इस तरीके की पार्टनरशिप रहेगी, इस रेशियो में हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तो हो गई ओरल पार्टनरशिप, ओरल डीड, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और एक होती है रिटर्न के अंदर सब कुछ मेंशन होगा। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड के अंदर ये जनरली इंक्लूडेड होगा, सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन, फिर ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस की, सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, फिर उसके बाद में लोकेशन और एड्रेस ऑफ द फर्म, फिर ड्यूरेशन ऑफ फर्म, फिर investment made by each partner, profit sharing ratio of partners, terms relating to salaries, drawing interest on capital, interest on drawing of partners, duties, obligations of partners, terms governing admission, retirement, expulsion of a partner, preparation of accounts and their auditing, method of solving dispute। यही सारी चीजें, ठीक है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। जो हमने जनरल पार्टनरशिप देखी थी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं था, ये हमने पढ़ा था, ऑप्शनल था। ठीक है, फिर उसके बाद की जो पार्टनरशिप थी एलएलपी उसके अंदर मैंडेटरी था। ठीक है, बट इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। द कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज बता रखा कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो। ठीक है, तो अब सपोज करो दो पार्टनर्स थे, ठीक है, किसी फर्म में, अब उनकी फर्म रजिस्टर्ड
नहीं है, ठीक है। तो अब एक पार्टनर का अगर दूसरे पार्टनर से डिस्प्यूट हो गया ना, तो वो दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता, ठीक है। अब उन दोनों पार्टनर का, अब दूसरा केस लेते हैं, अब उन दोनों पार्टनर्स का जो है ना कि थर्ड पर्सन, यानी कि कोई थर्ड पर्सन, यानी सपोज कोई आउटसाइड एजेंसी है, तो उसके ऊपर अगर केस करना है तो उसके ऊपर भी केस नहीं कर सकते। अब तीसरा, अब फर्म है और पार्टनर्स का आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो अब पार्टनर्स जो है ना फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज रहती है। अब ये सारे हुए। अब इसको रीड कर लेती हूँ। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर। एक अनरजिस्टर्ड फर्म का जो है पार्टनर वो सूट नहीं कर सकता फर्म के अगेंस्ट भी और पार्टनर के अगेंस्ट भी। अब फर्म जो है ना वो भी सूट नहीं कर सकती थर्ड पार्टीज को, ठीक है। फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट इट्स ओन पार्टनर्स। अब खुद के पार्टनर्स के अगेंस्ट भी जो है फर्म केस नहीं कर सकती। ये तीनों चारों चीजें आप याद रख लेना। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिसमें कोई सपोज एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, मिनिमम जो है इसके अंदर हम 10 ले सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 10 पर्सन अगर मिल के कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है। सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सब्जी वाले के पास में जाते हैं, ठीक है। अब सब्जी वाले आपस में क्या डिसाइड करेंगे अगर वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे तो, कि हाँ कोई भी बायर जो है हमें एक्सप्लॉइट ना कर सके, वो ये चीज ना हमसे बार्गेनिंग पावर हमसे ज्यादा ना बना सके, तो वो एक मिनिमम जो है प्राइस सेट करके रखेंगे कि हाँ मैं आलू जो है ना वो 30 रुपए किलो से कम नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो ये हर किसी को पता होगा और हर दुकान पे जो फ्लक्चुएशंस होगी ना, कोई भी जो सिंगल ओनर होगा वो बहुत ही माइनर सी जो है फ्लक्चुएशंस के साथ में ही बेचेगा। माइनर सा थोड़ा सा ज्यादा बेच देगा, थोड़ा सा कम बेच देगा, ठीक है। तो उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सेम काइंड ऑफ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, एक कॉमन पर्पस को सर्व करने के लिए जो है ना एक ग्रुप बना लेते हैं, और ताकि वो अपनी उस कम्युनिटी को जो है कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है उसको सर्व कर सके, उनको सेव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस ऑफ मॉडरेट मीन्स हु यूनाइट टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट लिखा हुआ है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि कोई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए इकट्ठे हुए होने चाहिए, ठीक है। अब आता है वॉलंटरी एसोसिएशन। इसके अंदर कोई भी मेंबर बन सकता है, लेकिन होना चाहिए क्या कंडीशन, कि वो उसका इंटरेस्ट भी बाकी ग्रुप के मेंबर्स के इंटरेस्ट की तरह ही सेम होना चाहिए। यानी कि सब्जी वाला समझ रहे हो, बायर ऐसे, फार्मर, यानी कि जब ये इंटरेस्ट को देखेंगे, अपने इंटरेस्ट मतलब अपने बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो ये पूरे समाज को साथ में लेके चलेंगे, यानी कि जो सेम काम कर रहा होगा इनके साथ में, ठीक है। अब इसमें वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, कोई भी मेंबर बन सकता है। फिर उसके बाद में लीगल स्टेटस। अब इसका स्टेटस जो होता है वो लीगल होता है। अमूल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अमूल एक कंपनी है, आपको पता ही है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी। इसके अंदर लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, जिसके पास में जितनी पूंजी होगी वो उतना इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। जितना उसने इन्वेस्ट करा है उतना ही वो लायबल होगा। अब डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल कैसे होता है? क्योंकि इसके अंदर जो मैनेजमेंट होता है ना, उसको ये लोग सिलेक्ट करके भेजते हैं। अब जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसको इलेक्ट करा जाता है मेंबर्स के थ्रू। हर मेंबर के पास में एक वोट होता है, ठीक है, चाहे उसके पास में शेयर्स कितने भी हो। सर्विस मोटिव। अब मेन एम इज टू सर्व इट्स मेंबर्स नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब इसका जो मेन एम होता है वो सर्व करना होता है अपने कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको। जैसे अमूल है, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसके अंदर लोग क्या करते हैं, जिसके पास में भी गाय भैंस होगी, जिसके पास में भी दूध का कोई सोर्स होगा, गाय भैंस होगी, वो इससे जो है जुड़ सकता है। वो जाके अपना दूध जो है इनमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, और आगे जाके कंपनी उसको प्रोसेस करेगी और आगे जाके हम कस्टमर्स तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इसमें एक मिनिमम प्राइस जो है उनके लिए सेट होता है कि हाँ हम इतना प्राइस हम आपको पे करेंगे ही करेंगे। बाउंड बाय गवर्नमेंट्स रूल। ये गवर्नमेंट्स के रूल से
बाउंड होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय अ मेंबर एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स। अब किस मेंबर ने कितना वॉल्यूम ऑफ बिजनेस किया है उसके बेस पे प्रॉफिट्स जो है वो बांटा जाता है, ठीक है। मेरिट, एक्साइज ऑफ फॉर्मेशन, मिनिमम 10 मेंबर्स इसमें होने चाहिए और रजिस्ट्रेशन इसमें इजी है और इसमें काफ़ी लीगल बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो काफ़ी कम है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें लाइबिलिटी जो है इंडिविजुअल की वो लिमिटेड है, मतलब उनकी कैपिटल फॉर्मेशन जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई होगी उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी। स्टेबल एग्जिस्टेंस, रजिस्ट्रेशन है इसका, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोसाइटी में भी और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी। तो इसीलिए जो है ये सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से इसकी एग्जिस्टेंस स्टेबल होती है। अब कोई एक दूध वाला है सपोज करो, अगर उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसकी गाय भैंसों को कुछ हो जाता है, तो उससे फिर बाकी सारे उससे कंपनी अमूल जो कंपनी है उसके ऊपर तो खास असर नहीं पड़े, उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। अब इकोनॉमी इन ऑपरेशंस ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन एंड वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट्स मेंबर्स। अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू एक जो मेन पर्पस होता है वो एक मेन काम ये होता है कि हाँ, इससे जो मिडलमैन होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। कैसे? अब जो दूध वाला है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है कंपनी को, ठीक है, अब उसको किसी मिडलमैन को बेचने की जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट सपोर्ट, अब जो गवर्नमेंट है ना इनको सब्सिडीज भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में जब अमूल को बनाना था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको काफी सब्सिडीज, टैक्स रिबेट्स ये सब प्रोवाइड करी थी। अब सोशल यूटिलिटी, अब क्योंकि इसके अंदर पर्सनल लिबर्टी, सोशल जस्टिस, म्यूचुअल कोऑपरेशन को जो है प्रमोट करती है। अब क्योंकि इसमें सोशल जस्टिस इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पे मेन पर्पस जो है मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअली पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं तो उनके पास में पर्सनल लिबर्टी है, तो यानी कि ये सोशली उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। अब इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, अब ये क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल से मिलके बना हुआ है, अब उनके पास में जितनी कैपिटल होगी वो उतनी लगा देंगे, तो यानी कि एक शॉर्टेज रहती है कैपिटल की इसमें, ठीक है। इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिमम जो है 10 मेंबर्स की नीड है। अब जरूरी नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल जितनी बड़ी ही हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बने हो। अब उनका मैनेजमेंट इतना इफिशियंट नहीं होगा, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन, अब इनके अंदर मोटिवेशन की जो है वो कमी हो सकती है क्योंकि जो एफर्ट्स होंगे और जो रिवॉर्ड होगा उसके बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ सीक्रेसी, अब क्योंकि ये डेमोक्रेटिक वो है इंस्टीट्यूशन है तो इसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाती क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल इनको मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो भी डिस्कस होगा वो जो है वो पब्लिक हो सकता है, मतलब सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती। अब इसमें जो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है वो एक्सेसिव होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं। अब इनके जो अकाउंट्स होते हैं वो ऑडिटर के थ्रू ऑडिट करवाए जाते हैं, उनको सबमिट करनी पड़ती है अपने अकाउंट्स रजिस्ट्रार के पास में। अब जो बड़ी कंपनीज होंगी ना उनको ये करना पड़ता है, जैसे अमूल हो गई, ठीक है। कंफ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, द मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट, अब क्योंकि ये मेंबर्स डिफरेंट सेक्शंस से होते हैं सोसाइटी के, तो हो सकता है उनके बीच में अपने इंटरेस्ट को लेके कुछ और इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट को लेके मतभेद हो सकते हैं। अब टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो सबसे पहले कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सर्व करा जाएगा, ठीक है। अब कंज्यूमर्स ने मिलके बना ली अपनी एक सोसाइटी कि हाँ हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे ताकि हम एज अ कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब प्रोड्यूसर्स ने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलके बना ली कि हाँ हम जो मतलब हम जिनसे काम करवाएंगे ना हम उनको रॉ मटेरियल चीपली प्रोवाइड कराएंगे और उनसे काम करवाने के बाद में उनके ये फिक्स रहेगा सिस्टम, समझ लो, ताकि हमें चीजें सस्ते में मिल जाए। तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। अब आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सपोज
कि हाँ मार्केटिंग के पर्पज से, यानी कि मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि वेयर हाउसिंग आ गया, एडवर्टाइजिंग आ गई, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन आ गया, तो ये सारी चीजें मार्केटिंग में आ जाती है। ठीक है, तो इन सारे पर्पस को फुलफिल करने के लिए किस एक ग्रुप ऑफ पीपल ने जो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो किसानों ने अपनी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। ठीक है, चाहे वो इसलिए बना ली ताकि जो उन्होंने कल्टीवेट किया है उसके उन्हें रेट्स अच्छे मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये हमने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा कि छोटे जो विलेजेस होते हैं उनके अंदर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ताकि वो अपने ही ग्रुप के पीपल, अपने ही ग्रुप ऑफ पीपल में जो है लो इंटरेस्ट रेट्स पे लोन प्रोवाइड करा सके। ठीक है, फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ पे हाउसिंग लिखा हुआ है, तो हाउसिंग मीन्स कि घर प्रोवाइड कराने के लिए कुछ लोगों ने आपस में एक सोसाइटी बना ली, ताकि जो है मार्केट रेट से कम रेट्स पे जो है हाउसिंग प्रोवाइड कराई जा सके अपने ही मेंबर्स को। ठीक है, अब हम देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स for profit having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership. अब देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, ये एक पुराना टर्म है जो पहले यूज हुआ करता था जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ कंपनी बोलते हैं हम इनको। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनीज हो सकती है, पब्लिक कंपनीज हो सकती है, और ये इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि इंडिविजुअल अलग होता है और जो एंटिटी है, एंटरप्राइज है, वो अलग होता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स देखते हैं। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इस पर जो है कंपनीज एक्ट 1956 लगता है। ठीक है, अब कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं मानी जाएगी अगर वो इस एक्ट के अंदर नहीं रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, मैंडेटरी है किसी भी कंपनी को कंपनी कहलाने के लिए। फिर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ये मैंने ऊपर बता ही दिया था कि हाँ इंडिविजुअल अलग है और एंटरप्राइज अलग है। फिर परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अब क्योंकि ये एक कंपनी है तो अब इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को, यानी कि ओनर को कुछ भी हो जाता है तो इसमें उसकी जो एंटरप्राइज है उसके एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब लिमिटेड लाइबिलिटी, अब इसमें दो तरीके की कंपनीज होती है, एक तो प्राइवेट कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनीज। ठीक है, अब इसमें लाइबिलिटी जो होती है ना वो लिमिटेड होती है, यानी कि द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बाय हिम और टू द अमाउंट गारंटेड बाय हिम। अब जिसने जितने शेयर्स लिए होंगे उसकी उतनी ही लाइबिलिटी मानी जाएगी। अब जो पब्लिक कंपनीज होती है ना उसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो होता है वो पॉसिबल है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होता। अब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी में क्यों नहीं होता? क्योंकि वो शेयर्स इशू ही नहीं कर सकती। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी के जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, कॉमन सील इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, इट इज अफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। कंपनी की एक कॉमन सील होती है। ठीक है, अच्छा मैंने ये चीज ना आपको थोड़ी गलत बता दी, मेरे को इसको करेक्ट करने दो। प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है, शेयर्स इशू वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, इन सबको इशू कर सकती है। ठीक है, ये चीज होती है, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकती। समझ गए? मतलब जैसे शेयर मार्केट होती है उसमें पब्लिक कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो डेली बाइंग एंड परचेजिंग उनमें चलती रहती है, सेलिंग बाइंग दोनों चीजें चलती रहती है। लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनीज होती है ये इसमें जनरली फ्रेंड्स और फैमिलीज यही शेयर्स को जो है खरीदते हैं, और जनरली इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर नहीं होता, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में होता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा पहले गलत बता दिया था, मैंने उसको करेक्ट कर दिया। अब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब देखो ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, और कंट्रोल किसके हाथ में होता है? वो होता है मैनेजमेंट के पास में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। अब जब ओनर्स होते हैं ना, जब वो अपनी एनुअल मीटिंग्स करते हैं, ठीक है, जनरल मीटिंग जिनको बोलते हैं, तो जब अपनी जनरल मीटिंग में अगर उन्होंने वोटिंग करके ये डिसाइड कर लिया ना कि वो कंट्रोल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा सकते हैं, तो ये चीज इसीलिए यहाँ पे मेंशन है कि ये दोनों चीजें सेपरेट है। वो डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स चाहे तो वो ओनरशिप को
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, अब इसके अंदर जो है रिस्क कम होता है क्योंकि इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अब शेयर्स जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, तो इसी वजह से ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अट्रैक्टिव हो जाती है चीज, ठीक है। अब लोग कितना शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एंटिटी है इसीलिए इसमें एग्जिस्टेंस जो है परपेचुअल होती है। फिर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, अ कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर रेडी टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, इजी ट्रांसफरेबिलिटी एंड चांसेस ऑफ हाई रिटर्न। अब क्योंकि जो पब्लिक कंपनी होती है उसके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी होती है शेयर्स की, ठीक है। और शेयर्स इश्यू करके इतनी कैपिटल वो कर सकते हैं, मतलब इतनी सारी कैपिटल इनवाइट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका एक्सपेंशन का स्कोप अच्छा होता है। फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब एक कंपनी को मैनेज करने के लिए इनको प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हायर करने पड़ते हैं, सीईओज होते हैं कंपनी के, सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में लिमिटेशंस, अब इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसके अंदर मैंडेटरी होता है, ठीक है। सेपरेट होता है ये उससे क्या बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ये है नहीं कि हाँ बिना रजिस्ट्रेशन के भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, एक्सपेंसिव होती है, और इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है। फिर आता है लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि इन कंपनीज को अपने ऑडिट जो है पब्लिक करने पड़ते हैं, इसी वजह से इसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती। अब जैसे बायजू थी, बायजू के जब एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश हुई तो यहाँ पे सबको पता चल गया कि हाँ वो कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली है। फिर आता है लैक ऑफ मोटिवेशन, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड लीड टू लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। अब क्योंकि इसमें ओनरशिप अलग है और इसके अंदर कंट्रोल अलग है, इसीलिए इनमें मोटिवेशन की कमी हो सकती है, ठीक है। अब हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ इंटरनल वो है इंफॉर्मेशन है उसको शेयर होल्डर्स से हाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये चीज ये वाला पॉइंट है। अब डिले इन डिसीजन मेकिंग, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, डू नॉट परमिट क्विक डिसीजन में प्रॉम्प्ट एक्शंस। अब क्योंकि इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी का लेवल जो है ज्यादा है, इसमें जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है इनकी मैनेजमेंट में वो नंबर्स ज्यादा है, इसी वजह से इसके अंदर जो देरी हो सकती है डिसीजंस लेने में, ठीक है। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, जब डिसीजन मेकिंग पावर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होता है, तो ठीक है। तो अब कंपनी सेट टू बी डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड बट एक्चुअली मैनेज बाय फ्यू पीपल, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कि हाँ हमें देखने में तो लगेगा कि हाँ ये डेमोक्रेटिक है कंपनीज, बट एक्चुअली एक इसको कुछ ही लोग जो है वो मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। अब वो हो सकता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने बेनिफिट्स को दिमाग में रख के कुछ डिसीजंस ले और इग्नोर कर दे शेयर होल्डर्स के और कंपनी के जो है इंटरेस्ट को। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में हो, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम इसमें 200 हो सकते हैं, ठीक है। ये 50 लिखा हुआ है बट इसको रिवाइज करना पड़ेगा पहले, मतलब ये थोड़ा सा पब्लिश गलत हो रखा है, बुक में भी गलत पब्लिश हो रखा है। अब उसके बाद में पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। फिर अब प्राइवेट कंपनी जो है अपने जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स जो है वो इश्यू नहीं कर सकती, ठीक है। और पब्लिक कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक को शेयर्स डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है। अब इसमें प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होता, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में होता है, और पब्लिक कंपनी के अंदर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स फ्रीली होता है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी जो है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जो है कमेंस कर सकती है बिजनेस, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उनको जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के बाद में भी एक और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी के लास्ट में जो है प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होता है, और जो पब्लिक कंपनी होती है उसके लास्ट में सफिक्स होता है लिमिटेड, ठीक है।
और जो इसमें मिनिमम कैपिटल लिखी हुई है प्राइवेट कंपनी की वो 1 लाख लिखी हुई है, पब्लिक कंपनी की 5 लाख लिखी हुई है। ये रिवाइज होता रहता है तो ये थोड़ा रीचेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, फॉर्मेशन के 4 स्टेजेस है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। A private company has to undergo only first 2 steps, but a public company has to undergo all the 4 stages, ठीक है। पब्लिक कंपनी को 2 स्टेज करने पड़ते हैं और प्राइवेट कंपनी को 4, ठीक है। अब आता है प्रमोशन। तो अब Promotion means conceiving a business opportunity and taking an initiative to form a company. Step in promotion. सबसे पहले identification of business opportunity. The first and foremost function of a promoter is to identify a business idea, that is production of a new product or service. ठीक है। फिर उसके बाद feasibility studies. After identifying a business opportunity, the promoters undertake detailed studies of technical, financial, economic feasibility of a business. कि बिजनेस जो है पॉसिबल है भी या नहीं है, ठीक है। नेम अप्रूवल, आफ्टर सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द कंपनी प्रमोटर्स कैन सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर इट्स अप्रूवल। अब यहाँ पे नेम अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में जो है नाम को सबमिट करा जाएगा एक एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। एक एप्लीकेशन सबमिट करी जाएगी जिसमें उसका नेम लिखा होगा। फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, promoters have to decide about the director who will be signing the memorandum of association। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे कौन साइन करेगा, कौन सा डायरेक्टर साइन करेगा है, तो उसका डिसाइड करता है प्रमोटर, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, प्रोमोटर्स अपॉइंट मर्चेंट बैंकर्स। अब इन सबको जो है प्रोफेशनल्स को हायर कर सकता है कौन, प्रमोटर। Preparation of necessary documents. The promoters prepare certain legal documents such as memorandum of association, article of association, we have to submit it to the registrar of companies. फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है इनकॉर्पोरेशन। Incorporation means registration of a company as a body corporate under the Companies Act 1956, receiving certificate of incorporation. अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव होता है इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में, ठीक है। इसमें खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है कंपनी को कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, प्रमोटर्स को एक एप्लीकेशन जो है लिखनी पड़ती है, देनी पड़ती है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ताकि कंपनी रजिस्टर कराई जा सके, ठीक है, इनकॉर्पोरेट करी जा सके। फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, प्रमोटर्स फाइल्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें ये डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको हम एमओए बोलते हैं, फिर उसके बाद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओ बोलते हैं जिसको, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कि इतनी कैपिटल से ज्यादा हमारी कैपिटल नहीं होगी, ठीक है। कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, अब जो डायरेक्टर है उसकी कंसेंट होनी जरूरी है। फिर उसके बाद में एग्रीमेंट विद प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसके साथ में एग्रीमेंट। फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद में पेमेंट ऑफ फीस। अब जितनी कैपिटल वो लगाएंगे उस हिसाब से जो है उनकी फीस डिफाइन करी जाएगी कि कितनी फीस है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड, इफ ही इज सेटिस्फाइड देन ही एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर। अपने रजिस्टर में अपनी कंपनी का नाम लिख दे अगर वो सारे डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड है तो, कौन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को जो है इश्यू कर दिया जाएगा कंपनी को। फिर उसके बाद में थर्ड, अब ये जो 2 स्टेप्स थे प्रमोशन और दूसरा इनकॉर्पोरेशन, अब इन दोनों ही प्रोसेसेस को प्राइवेट कंपनी के बाद हो जाने के बाद में प्राइवेट कंपनी बिजनेस कमेंस कर सकती है, ठीक है। अब लेकिन पब्लिक कंपनी को 4 स्टेप करने पड़ते हैं। अब उसमें तीसरा स्टेप आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। A public company can raise funds from the public by issuing shares and debenture. For this, it has to issue prospectus, undergo various other formalities. Companies को जो है ना पब्लिक कंपनी को पहले शेयर्स इशू करने पड़ेंगे जिसके लिए उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए उसको क्या किन की चीजों की जरूरत है, सबसे पहले सेबी का अप्रूवल। अब सेबी का अप्रूवल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, prospectus means any documents which invites offers from the public to purchase share and debentures of the company। prospectus issue करती है कंपनी ताकि जनरल पब्लिक जो है उनके शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज कर सके। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स और ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स, बैंकर ऑफ द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन मनी को कौन रिसीव करता है, बैंकर।
ठीक है। अब ब्रोकर्स इनकरेज द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर्स, अंडरराइटर्स आर द पर्सन हु अंडरटेक टू बाय द शेयर्स इफ दीज आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। तो यहाँ पे तीन जिनों का नाम लिखे हुए। बैंकर क्या काम करता है, वो एप्लीकेशन मनी को रिसीव करता है। ब्रोकर वो होता है जो जनरल पब्लिक को परसुएड करता है ताकि वो शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करे, ठीक है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, वो जो गारंटी देते हैं कंपनी को कि हाँ वो शेयर्स को परचेज कर लेंगे अगर पब्लिक ने इनको सब्सक्राइब नहीं किया तो। अब उनको एक कमीशन मिलती है अंडर राइटिंग के लिए, ठीक है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% होता है सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता तो 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन मनी को जो है रिटर्न कर दिया जाता है। फिर एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब एक स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक कंपनी को रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है, तो उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इट इज नेसेसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू लिस्ट देयर शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, देयरफॉर द प्रोमोटर्स अप्लाई इन स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट कंपनी शेयर्स। कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करने के लिए जो है स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देना जरूरी होता है। फिर आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाते हैं उसके अंदर शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि allotment of shares means acceptance of share applied. Allotment letters are issued to the shareholders. The name and address of the shareholder submitted to the registrar. अभी जो शेयर होल्डर्स है उनके नेम एड्रेस जो है रजिस्ट्रार को आगे भेज दिए जाते हैं, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी कंपनी को, वो क्या करेगा, वो उन शेयर होल्डर्स को जहाँ से एप्लीकेशन मनी मिली है वहाँ उनको जो है अलॉट कर देगा शेयर्स, ठीक है। यानी कि वो अब फिक्स हो जाएगा कि हाँ अब वो उनके पास में इतने इतने शेयर्स है। एप्लीकेशन मनी तक उनका वो फाइनलाइज नहीं होता कि हाँ उनके पास में शेयर्स है, ठीक है। तो अलॉटमेंट जो है प्रोसेस होना जरूरी है। एप्लीकेशन और फिर उसके बाद में अलॉटमेंट का प्रोसेस आता है, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब जो फोर्थ स्टेप है वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब एक पब्लिक कंपनी को बिजनेस कमेंस करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जरूरी होता है। अब इसमें क्या होता है, फॉर दिस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है देने जरूरी होते हैं। पहला, डिक्लेरेशन 90% ऑफ इशूड अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड। जो अमाउंट इशू किया था उसका 90% जो है वो सब्सक्रिप्शन आ चुका है, ठीक है, ये डिक्लेरेशन। अब अ डिक्लेरेशन दैट ऑल डायरेक्टर्स हैव पेड इन कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड टू देम। अब जो डायरेक्टर्स होते हैं अगर उनको कोई शेयर्स अलॉट होते हैं तो उनके बदले में उनको कैश में पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। A statutory declaration that the above requirements have been completed and must be signed by the director of company. अब एक statutory declaration देनी पड़ती है कि ये जो ऊपर वाली जो requirements है यानी कि 90% जो सब्सक्राइब हो चुका है और यानी कि जो डायरेक्टर्स है उनको कैश में जो है डायरेक्टर्स ने जो है कैश में पेमेंट करी है, ये जो है साइन हो जाएगा एक डॉक्यूमेंट। ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता हुआ जो एक डॉक्यूमेंट होगा वो साइन करा जाएगा डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के थ्रू। फिर वो भेज दिया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पहला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड दैट्स व्हाई इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट। अब कंपनी को लाइफ जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देता है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो रजिस्ट्रार के पास में जाना जो है जरूरी होता है, ठीक है। इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। नेम क्लोज सबसे पहले कंपनी का क्या नेम है, ठीक है, ऐसा नाम होना चाहिए जो बाकी किसी कंपनी के साथ में मिलता जुलता ना हो। फिर उसके बाद सिचुएशन क्लोज कि कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है यानी कि कंपनी का एड्रेस कहाँ पर है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्लोज कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए वो काम कर रही है, उस पर्पस से बाहर कोई काम उसका नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कंपनी ने काम अपना दिखाया है कि वो ये काम करती है तो वही काम वो करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लोज। फिर उसके अंदर लाइबिलिटी क्लोज, किस इंडिविजुअल की कितनी जो है लाइबिलिटी है, ठीक है। कैपिटल क्लोज, कौन सा जो है कितनी मतलब कंपनी की कितनी कैपिटल है, ठीक है, मैक्सिमम कैपिटल कितनी है। और जो शेयर्स इससे इशू करेंगे तो उससे ऑथराइज कैपिटल कितनी आ सकती है। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी के इंटरनल रूल्स से रिलेटेड होता है, जिसमें आर्टिकल एसोसिएशन में कंपनी के जो इंटरनल रूल्स होंगे वो लिखे हुए होते हैं। फिर इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स।
अब शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट है और किस किस तरीके के शेयर्स हैं हमारे पास में, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स है या फिर प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है। राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, अब हर शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अलग राइट्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अलग राइट्स होते हैं। फिर प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स से रिलेटेड क्या प्रोसीजर रहेगा। अब शेयर सर्टिफिकेट जब इशू करेंगे तो उसके रिलेटेड क्या प्रोसीजर रहेगा। अब प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर, री इशू फॉर फोर्टिफाइड शेयर्स, फॉरफिट कर लिए जाते हैं जब कोई का शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता अपना शेयर्स का अमाउंट, अपने शेयर्स को, ठीक है, तो फॉरफिट कर लिए जाते हैं। फिर रूल्स रिगार्डिंग कास्टिंग ऑफ वोट्स एंड प्रॉक्सी वोटिंग, ये सारी चीजें ही आप पढ़ लेना। अब प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूव कैसे करा जाएगा डायरेक्टर्स को, उनको सेलेक्ट कैसे करा जाएगा, डिविडेंड कैसे दिया जाएगा, प्रोसीजर फॉर कैपिटल रीएडजस्टमेंट, प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब आता है प्रोस्पेक्टस, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है ताकि शेयर्स को सब्सक्राइब कर सके, ठीक है। मेन कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस, कंपनी का नेम होगा, एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, क्वालिफिकेशन shares of the directors, name and addresses of the directors, managing director or manager, the minimum subscription 90% of size, time of opening and closing of subscription list, amount payable on the application and allotment of each class of share, underwriters to the issues, merchant bankers to the issue of shares, statement in lieu of prospectus. A public company having a share capital may sometimes decide not to raise funds from the public because it may confident of obtaining the required capital privately. In such case, it will have to file a statement in lieu of prospectus with the registrar of companies. It contains information much similar to that of the prospectus. अब suppose करो कोई कंपनी है, अगर उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो प्राइवेट सब्सक्रिप्शन से ही इतना पैसा फंड कर लेगी, उसको जनरल पब्लिक में जो है इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को इशू करती है, ठीक है। अब उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग डिसीजन अबाउट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी होगी तो उसको कौन सी उसकी चॉइस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे वो लिखा गया है, ठीक है। कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, कितनी सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो लीस्ट एक्सपेंसिव होती है और किसी लीगल इनफॉर्मेलिटीज के बिना भी जो है फॉर्म हो सकती है, ठीक है। और कंपनी जो है एक्सपेंसिव होती है जिसमें कि लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है कैपिटल कंसिडरेशन, बिजनेस रिक्वायरिंग लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस पर प्रेफर सोल प्रोप्राइटरशिप, जिन बिजनेसेस के अंदर कम कैपिटल की जरूरत होती है उनमें सोल प्रोप्राइटरशिप जो है एक अच्छी चॉइस रहती है इन्वेस्टर्स की, मतलब लोगों की, ठीक है। लोग जो है सोल प्रोप्राइटरशिप को सबसे ज्यादा सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है और कैपिटल और जो कंपनी होती है उसमें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, इफ द वर्क रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन, जैसे कि कोई ब्यूटी पार्लर है या फिर हेयर सैलून है तो इन सब के अंदर टेलरिंग यूनिट है तो इन सब के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप जो है बेस्ट मानी जाती है। और लेकिन जो कंपनी है जैसे कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उनके अंदर कंपनी वो फिर कंपनी के लिए जाएंगे, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड, A person who desires full and exclusive control over business prefers proprietorship. अब प्रोप्राइटर्स का जो होता है फुल्ली कंट्रोल होता है अपने बिजनेस पर, और कंपनी पे जो है वो शेयर होल्डर्स का होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का होता है, ठीक है। अब लायबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क, अब प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट वेरी रिस्की कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ज्यादा रिस्की चीजें नहीं आती लेकिन कंपनी के अंदर ज्यादा रिस्की वेंचर्स शुड बी डन इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो रिस्की वेंचर्स होते हैं वो कंपनी फॉर्म में करी जा सकते हैं, लेस रिस्की होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में करी जाती है, ठीक है। अब कंपनी के अंदर जो लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की जो होती है वो लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर जो है ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं ये पूरी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ जो है कंप्लीट कराऊंगी इसी तरीके से। इनके MCQs भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आपको वो करने हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।
Please like and subscribe if you like my videos.